हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में दोस्तों अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो भी चीज़ें शुरू होती हैं इस चैप्टर के बाद तो वो काइंड ऑफ एंड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और अराइवल ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो उस टाइम पीरियड की बातें होती हैं। तो जो लास्ट चैप्टर होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में वो होता है गुप्ता एम्पायर। इसके बाद आप अगले चैप्टर उसको कह सकते हो कि वो भी एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एक्सटेंशन होती है, लेकिन वो एक एक्सटेंशन ही होती है क्योंकि पोस्ट गुप्ता एम्पायर जैसी कोई चीज़ ऐसा होती नहीं है। उसके बाद मेडिवल इंडिया का जो टॉपिक होता है वो शुरू हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपका लास्ट टॉपिक जो बचता है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, वो होता है गुप्तास एंड द बक्टक्स। ठीक है, 300 to 600 CE। ठीक है, अब यहाँ पर कोई BC नहीं है, अब यहाँ पर कॉमन एरा पूरा का पूरा। और जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने देखा था जिसमें संगमेश वगैरह भी था, तो उसके अंदर हमारा जो चैप्टर था वो था 300 BC to 300 CE। ठीक है, तो समझते हैं चैप्टर को। राइटर आपसे शुरू में एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने एक पेश कर रहा है कि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मौर्यन एम्पायर के फॉल होने के बाद दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज होती हैं, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर कुशान्स, और दक्षिण भारत की बात करें तो सातवाहन्स। ये जो दोनों पावर्स थी, इनके आने से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ना ही सिर्फ पॉलिटिकल यूनिटी आई बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई इन रीजन्स में, मतलब नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। इसके अलावा इन्होंने जब तक रूल करा उन रीजन्स के अंदर अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा, या फिर उस रीजन को आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करके रखा। वहाँ पर कोई उथल पुथल नहीं मच रही थी। शुरू में जब ये सेटल हुए तब ज़रूर वहाँ पर उथल पुथल मच रही थी, लेकिन इनका रूल या फिर बीइंग अ रूलर्स इतने पावरफुल थे कि अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में, रिस्पेक्टिव एरियाज में इन्होंने स्टेबिलिटी को इंश्योर करा। अराउंड 230 CE जो कुशान राजाओं का जो टाइम पीरियड था, इट अल्टीमेटली केम टू एन एंड इन नॉर्दर्न इंडिया। और बहुत सारा उनका एम्पायर जो पार्ट था, एम्पायर का जो उनका पार्ट था, वो कंट्रोल में आ गया, वो पकड़ में आ गया अंडर मोरंडास। अब इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, ये इस चैप्टर में डिस्कस होगा। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में जो कुशान रूलर्स थे उनका जो पार्ट था, उनका मतलब जो रीजन था, वो मोरंडास के हाथ में आ गया। ये रिश्तेदार माने जाते हैं एक तरीके से, उन्हीं के एक वंश के एक पार्ट माने जाते हैं, किंग्समैन माने जाते हैं कुशान्स के। मोरंडास का टाइम पीरियड जो था रूल करने का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था, लगभग 25 से 30 सालों का। उसके बाद जब तीसरी शताब्दी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, अराउंड 275 CE, एक नया एम्पायर इमर्ज होता है। अब पहली बार मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद अब पहली बार भारत की धरती पर फिर से इतने सालों के बाद, अब ये वाला तो एम्पायर जो था वो BC से बिलोंग करता था, बिफोर कॉमन एरा, है ना। अब ये जो एम्पायर है CE में आपको देखने को मिलेगा आपका पहला एम्पायर। आप कहोगे सर ये बाकी भी तो एम्पायर थे, बाकी किंगडम्स थे प्रॉपर तरीके से। हम देखो, हम एम्पायर अपनी डिस्कशन में इनको बोल रहे थे, कभी कभार हम बुक्स में भी देख रहे थे, मतलब टेक्स्ट में भी अपने देख रहे थे कि इनको एम्पायर से बोलकर संबोधित करा जाता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप मौर्यन एम्पायर वाला जो चैप्टर था उससे आप अच्छे तरीके से जानते हो कि देखो, हर एक किंगडम एम्पायर नहीं बन सकता, हर एक डायनेस्टी एम्पायर नहीं बन सकती। एम्पायर बनने के लिए आपका एक तो जो टिकाव होता है वो काफ़ी सारे सालों का होना चाहिए, प्लस आपकी पावर बहुत जगह एक्सपेंड करनी चाहिए, प्लस उसी एक्सपेंशन के साथ आपको कंसोलिडेशन को भी इंश्योर करना पड़ता है। कल्चर की बात भी होती है, ट्रेड, इकोनॉमी, करेंसी, सोशल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इन सब की बात होती है। तो अब फाइनली एक नया एम्पायर हमें देखने को मिलता है कुशान एम्पायर के बाद। आप देखो फिर से कुशान को कह रहे हैं ना एम्पायर, तो आप कह सकते हो, वही मैंने आपको बोला कि आप कुशान्स को एक एम्पायर कह सकते हो, सातवाहन्स को डेक्कन में कह सकते हो, लेकिन इनका साइज और इनकी पावर कॉन्सेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू गुप्ताज एम्पायर वो आपको छोटी दिखेगी, उसकी झलक बहुत छोटी हो जाएगी। और बात होती है
कॉमन एरा की, ठीक है। तो नया एम्पायर जो था वो इमर्ज होता है जब कुशान एम्पायर नॉर्थ इंडिया में बर्बाद हो गया। और ये जो अब नया एम्पायर आने वाला है, इस एम्पायर की जो पकड़ थी, इस एम्पायर की जो पहुंच थी, इस एम्पायर का जो एक्सपेंशन था, जो दबदबा था, इसका जो डोमिनेशन था, वो आपको उन सारे रीजन्स में देखने को मिलेगा जहां पर कुशान रूलर्स का रूल था नॉर्थ इंडिया के अंदर, और सातवाहन रूलर्स का रूल था दक्षिण भारत में, डेक्कन इंडिया में, ठीक है। एंड दिस वॉज द गुप्ता एम्पायर, जिसने उत्तर भारत को, शुरुआत क्योंकि यहीं से होती है जनरली, जिसने उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट करके रखा फॉर मोर देन अ सेंचुरी, फॉर मोर देन 100 ईयर्स। अब गुप्ता से एकदम से कैसे आ गए? जो सिलसिला आप अभी पिछले 300 से 400 सालों का देख रहे थे अभी प्रीवियस चैप्टर्स में, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, वो सिलसिला बरकरार रहेगा। क्या? गुप्तास आर बिलीव टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशान। ये फ्यूडल लॉर्ड से कुशान राजाओं के अंतर्गत काम करते थे। अब बताओ, ये कोई नई बात तो नहीं है ना? ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है? बताओ ठकुराइन, कि कोई भी किसी का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो अपने राजा का मर्डर कर कर या वीक रूलर्स का मर्डर कर कर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर श्रेया सत्ता पर आने के लिए, बैठने के लिए बस उतावला हो रहा है। ये भी इन्होंने भी बस ऐसे करा है ना। तो जैसे लास्ट मॉडर्न रूलर के साथ भी यही हुआ, बृहद्रथ के साथ, है ना। और वो सिलसिला फिर ऐसी करके क्या कहते हैं, बरकरार रहा। बृहद्रथ को किसने मारा था? लास्ट मौर्यन रूलर था ना वो, मौर्यन खानदान से किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके खानदान को भी फिर इसी फेट का सामना करना पड़ा था। ये सिलसिला बरकरार रहा पूरा का पूरा, आपने देखा ना पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में हर जगह। तो कोई जो जिसका फ्यूडल लॉर्ड है या जो जिसका मिनिस्टर है या कुछ भी है, वो मार मार के ऐसी पावर में आ रहे हैं, है ना। तो दे आर मोस्ट लाइकली वैश्यास इन ओरिजिन। अभी तक आपने इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी, और ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ, लास्ट चैप्टर है, आपने किसी का भी ओरिजिन, किसी की भी जड़ इन टर्म्स ऑफ वर्णा सिस्टम वैश्या सुना है? नहीं ना, ये है। लेकिन और इसलिए ना इनके रूल में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर ना जो बनियापन होता है ना वो देखने को मिलेगा। बनियापन इन द सेंस ऑफ सबसे बड़ी चीज इनकी कौन सी आर्ट, इनकी कौन सी चीज? न्यूमिस्मेटिक आर्ट। सॉरी, यहां पर देखो, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन भी पूछा था। How do you justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times? यानी कि गुप्ता के टाइम पीरियड पर सिक्कों की बनावट, सिक्कों का प्रचलन, और जो भी था सिक्के जिस प्रकार से बनते थे, उनमें से क्या खास बात थी कि न्यूमिस्मेटिक आर्ट इस टाइम पर प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अपने एपेक्स पॉइंट पर था। लेकिन ऐसी न्यूमिस्मेटिक आर्ट, ऐसे सिक्कों की बनावट, सिक्कों की नक्काशी उसके बाद कभी हमें पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिली। वो डिक्लाइन होती चली गई। इट इज़ नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस व्यू? ऐसा क्या हो गया था? तो उसके लिए आपको पहले गुप्ता एम्पायर को समझना पड़ेगा, बाद में आप ऑब्वियसली बातें कह सकते हो। अगेन केएस से स्टार्ट होगा, है ना। मेडिवल टाइम तक पहुँचते हर एक एम्पायर के आने के बाद एक वैक्यूम होता है ना, केएस होता है ना, जब उथल पुथल मच रही होती है। तो जब भी कभी भी आपने देखा होगा, इतनी तो हिस्ट्री कैच करना आप सीख ही गए हो, जब भी किसी चीज़ को लेकर श्रेया उथल पुथल मच रही होती है इतिहास में, तब कल्चर सबसे ज़्यादा अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है। यार आप पहले अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करोगे या आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर के ऊपर फोकस करोगे, है ना। ये रीज़न होता है। जब आप स्टेबिलिटी को पालोगे तभी तो आप कल्चर के बारे में सोच सकोगे। और यहाँ पर इतनी मतलब बेहतरीन तरीके से ये वाला चैप्टर लिखा गया इस बुक के अंदर, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। एक ये देखो, इन्होंने पूरा प्रॉपर टेबल बनाकर यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कौन सा एक गुप्ता एम्पायर के अंदर रूलर था जिसके कोर्ट में नवरत्न काम करते थे, जस्ट लाइक अकबर,
अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे ना, अब आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा नवरत्न। फिर वो अलग बात है कि हम जब मेडिवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर की तरफ एंटर करेंगे तब हम जानेंगे उसके बारे में, कृष्णदेव राय और उसके अष्टदिग्गज के बारे में। लेकिन अपने अपने कोर्ट में, अपने अपने दरबार में लोगों के नाम पर कि ये मेरे कुछ खास बंदे हैं, ये मेरे कोर्ट की शान है, तो वो चीज़ प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी थी और उसकी झलक आपको प्राचीन भारत के इतिहास में देखने को मिलती है। ठीक है, अभी मैं नवरत्न पढ़ाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। तो दे आर मोस्ट लाइकली वैश्यास इन ओरिजिन, एंड इन्होंने कहाँ रूल करा? दे रूल्ड ओवर फर्टाइल पार्ट्स ऑफ, शुरू में देखो एक बात याद रखना पहले, उससे पहले इनकी जो पकड़ थी, दे इस्टेब्लिश इट्स वे, अपनी जो पकड़ थी, अपना जो इनका जो दबाव था, जो दबदबा था, जो पहले जो रीजन्स था कुषाण कंट्रोल के अंदर, कुषाण राजाओं के कंट्रोल में और सातवाहन के अंतर्गत, उन सारे रीजन्स पर इनका दबदबा था। अब कुषाण रूलर्स कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से। सातवाहन कहाँ से? साउथ इंडिया से, डेक्कन से। शुरुआत नॉर्थ इंडिया से होती है। अब नॉर्थ इंडिया की तरफ फोकस करना पहले। तो दे रूल्ड ओवर फर्टाइल पार्ट्स ऑफ मध्य देश, डैट इज अनुगंगा, मिडल गंजेटिक बेसिन, साकेत मॉडर्न अयोध्या यूपी, मगध मोस्टली बिहार, प्रयाग या प्रयागराज या मॉडर्न इलाहाबाद आप कह लो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर था। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इन्होंने इसको अपना सेंटर ऑफ पावर बना रखा था, एंड विच फर्दर एडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। इनको लगता था ये इनका एक सेंट्रल पॉइंट है जिससे पूरे इंडिया को देखा जा सकता है, और यहीं पर इन्होंने पावर को कंसोलिडेट करते करते यहीं से एक्सपेंशन जो थी वो करना स्टार्ट करी। फिर फर्दर एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, फर्दर एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, ये चीज़ चलती जाएगी। जब इनका रूल बिहार और यूपी के पास तक फैला, उसके अंदर सेवरिटी आई और इन्होंने उसको एज अ पावर सेंटर स्टैब्लिश करा, स्पेशली प्रयागराज वाले हिस्से को और बिहार के आसपास के रीजन्स को, तो इनको क्या मिले? इनको एडिशनली आयरन ओर डिपॉजिट जो थे वो यूज़ करने का मौका मिला। ठीक है, सेंट्रल इंडिया और सदर्न बिहार से। एंड दे ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द क्लोजनेस टू द एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, उन इलाकों से जहां से सिल्क का व्यापार होता था। ऑब्वियसली बात है, सिल्क रूट की यहाँ पर बात हो रही है, अपर नॉर्दर्न इंडिया की साइड विद, अब पहली बार आपके सामने एक एम्पायर का नाम आ रहा है। अब ये एम्पायर कनेक्टेड है रोमन एम्पायर के साथ ही, लेकिन ईस्टर्न रोम पर, रोम के ईस्टर्न इलाके में एक एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है, उनके साथ सिल्क ट्रेड को कैरी आउट करते। इनकी स्टेट सील पर आपको हमेशा तस्वीर देखने को मिलेगी, ज़्यादातर गरुड़ भगवान की। अब तो श्रेय याद ही होंगे, है ना? बैठे कि उड़ गए मंदिर से? किसकी सवारी होते हैं? विष्णु जी। ठीक है, हिस्टोरियंस ऑफन कंसिडर द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियाज पास्ट, एंड इट इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर सर्टेन की क्लासिकल फीचर्स। क्या? जैसे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन फिर से हुआ इस टाइम पर भारत का आफ्टर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद जो उथल पुथल मची, वो उथल पुथल आकर इस टाइम पीरियड पर सेटल हुई जब तक गुप्तास ने अपना एम्पायर नहीं बना लिया। दे रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और अब मौर्यास के बाद पहली बार एक इनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, आप कह सकते हो दे वर होल्डिंग सेंट्रलाइज पावर। एक्सेप्शनल संस्कृत लिटरेरी वर्क्स पब्लिश करे गए इस टाइम पीरियड में। स्टोन स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर के बहुत बेहतरीन नमूने हमें देखने को मिलते हैं। इनोवेटिव डेवलपमेंट्स हुई इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे इस टाइम जब मैं आपको बता रहा था ये रवि पी अग्रहारी की बुक में, कि देखो अभी गुप्ता एम्पायर से कंसर्न्ड है, जब हम पूनम दलाल से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रूलर क्या लेकर आया था। ठीक है, तो ये जो सनडायल क्लॉक वगैरह जो जितनी भी चीज़ें थी ना, अब इस चैप्टर में अभी आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, या ज्योमेट्री वगैरह या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो भी एस्पेक्ट्स थे सारे मिल जाएंगे अब इस चैप्टर में।
तो अगर हम एक तरीके से राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश करें गुप्तास की, हमारे पास एक जो प्रिसाइज, एक जो प्रॉपर तरीके से जो सोर्स है, उस चीज़ को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेटेड इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। जो भी हार्ड सर्फेस पर कुछ लिखावटें हैं, उससे हम लोग जान सकते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। और गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ने का एक सबसे बेहतरीन नमूना है सिक्के। सिर्फ इसी वजह से सिक्के कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। न्यूमिस्मेटिक आर्ट एक बहुत बेहतरीन आर्ट है, इसी वजह से सिर्फ यूपीएससी वाला क्वेश्चन जो है वो पोर्ट करा था, ये वाला न्यूमिस्मेटिक आर्ट वाला, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट, क्योंकि इनके बारे में जानने को भी हमें यहीं से मिलता है। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग गुप्ता डायनेस्टी की, रूलर्स की बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? महाराज गुप्ता या श्री गुप्ता, ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ज़्यादा नाम के अलावा। महाराज घटोत्कच दूसरा रूलर, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त वन, अभी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। इससे एक चीज समझ जाना, जब भी आप अपने आंसर्स में मौर्यन एम्पायर के कंटेक्स्ट में चंद्रगुप्त का जिक्र कर रहे हो, हमेशा पूरा नाम लिख कर आना, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता एम्पायर के कंटेक्स्ट में जब भी आप चंद्रगुप्त का जिक्र कर रहे होगे ना, तो इसको लिखकर आना, इसको लिखकर आना चंद्रगुप्त गुप्ता वन। आप हमेशा अपने आंसर्स में प्रॉपर तरीके से, एग्जामिनर भी ताकि सेटिस्फाई रहे, उसको भी अपना दिमाग न लगाना पड़े, और आप भी एक सेफ जोन में रहो, हमेशा लिख कर आना ऐसे। चंद्रगुप्त गुप्ता वन, ये मैं आपको एक सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूं। ऐसे ही जब आप इसके बारे में जिक्र करोगे, चंद्रगुप्त टू के बारे में, तो वो होता है चंद्रगुप्त गुप्ता टू। अब लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वगैरह इतने अच्छे तो पढ़ते नहीं है, तो जिन लोगों से मेरा आज तक इंटरेक्शन हुआ है ज्ञानी महापुरुषों से, तो उनका कहना होता है चंद्रगुप्त वन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त टू जो है वो बिंदुसार है। अब ये टू और वन, ना एग्जामिनर का दिमाग खराब हो इस चीज़ में, ना आपका दिमाग खराब हो, आप भी सेफ जोन में रहो कि जो आप लिख कर आए हो आप इस सेटिस्फेक्शन के साथ घर पर आकर बैठ सको कि हाँ आपका पेपर सही हुआ है। तो प्रॉपर मेंशन कर आना चंद्रगुप्त गुप्ता वन और चंद्रगुप्त गुप्ता टू। ओके, और जब आप मौर्यन एम्पायर के कंटेक्स्ट में चंद्रगुप्त के बारे में मेंशन कर रहे हो, तो उसके आगे 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य बस। तो हम बात करते हैं तीसरे रूलर के बारे में, चंद्रगुप्त वन। 319 और 335, थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है इसके रूल को लेकर शुरू में, लेकिन जो ख़त्म हुआ वो हुआ 336। अब एक साल का रूल तो नहीं हो सकता, तो राइटर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ये 319 से लेकर 335 या 36 के अंदर एंड हुआ, मतलब इसको लेकर कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक साल वाली मतलब एक साल वाली ख़त्म होने की कन्फ्यूजन है कि या तो यहाँ ख़त्म हो गया। खैर छोड़ो उसको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहला इंपॉर्टेंट राजा था गुप्ता डायनेस्टी का। इसने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी, और इसने एक टाइटल क्लेम करा था, महाराज अधिराज, द किंग ऑफ किंग्स। टाइटल से आपको दिख रहा है ना, पहली बार कोई ऐसा, टाइटल से कह रहा हूं मैं, सिर्फ नाम के टाइटल से। अभी देख लेंगे पावर कितनी थी, कि पहली बार अब इतिहास के पन्नों में अशोक के बाद डायरेक्टली कोई इतना पावरफुल रूलर नजर आ रहा हो अपने टाइटल से। अशोक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, अशोक ने तो कभी टाइटल वाइटल के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करा नहीं, उसका तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो रूल था उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही इतना मजबूत था। लेकिन अब दिख रहा है ना कुछ ऐसा, महाराज अधिराज, किंग ऑफ किंग्स। अभी तक ये आपने देखा था क्या पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर जब भी उधर बुधल मच रही थी, हिम्मत थी किसी की कोई ऐसा टाइटल रख ले? बिल्कुल नहीं।
इसको माना जाता है कि ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा। बाकी सब तो धीरे धीरे करके रेंगते लड़खड़ाते हुए गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। नींव जो रखी वो रखी चंद्रगुप्त गुप्ता वन ने। तो ही स्टार्टेड गुप्ता एम्पायर इन 319 टू 320 सी। और ऐसा माना जाता है कि यही वो डेट है जब ये अपनी राजगद्दी पर बैठा। इसका जो एम्पायर था ये एक्सटेंड होता था टू द मॉडर्न पार्ट्स ऑफ फ्रॉम द मॉडर्न पार्ट्स ऑफ पटना बिहार टू यूपी प्रयागराज बंगाल तक विद इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र। कंफ्यूज मत होना, गुप्तास की सेंटर ऑफ पावर इंपॉर्टेंट पावर जोन जो हमने डिस्कस करा था वो प्रयागराज इलाहाबाद डिस्कस करा था, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर। अभी हम एक एक रूलर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि उनका कैपिटल कहाँ पर है। हम सिर्फ चंद्रगुप्त गुप्ता वन से कंसर्न है अभी इस पैराग्राफ में, ठीक है। नॉट विद द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अगर आप उसको जानना चाहते हो होलिस्टिक पिक्चर को, तो आप फिर प्रयागराज कहो कि एक इनका इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर था, हमेशा कैपिटल नहीं रहा। सारे रूलर्स का सेम कैपिटल कैसे हो सकता है, ठीक है, विच वॉज पाटलिपुत्र। इसने अपनी पावर और प्रेस्टीज को एनहेंस करा कुमार देवी के साथ शादी कर जो कि प्रिंसेस थी लिच्छावी क्लैन की, नेपाल की, ठीक है। सिंस गुप्तास वर प्रोबेबली वैश्यास बाय कास्ट मैरिंग इनटू अ क्षत्रिय क्लैन, तो इनको क्या मिला, इनके रूल को एक लेजिटिमेसी मिल गई। इनका वर्चस्व और इनकी ताकत इससे, इनके वर्चस्व को इनकी ताकत को इससे एक ठप्पा लग गया कि अब जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर सिर्फ वैश्या का खून नहीं, क्षत्रिय खून भी दौड़ेगा। तो खुद अपने ओरिजिन में कैसे थे, वैश्यास, लेकिन जिससे शादी करी चंद्रगुप्त गुप्ता वन ने, कुमार देवी, वो कौन थी, एक क्षत्रिय प्रिंसेस, ठीक है। जो सिक्के थे they were struck in the joint names of the emperor, his queen and the लिच्छावी नेशन। देख रहे हो, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए श्रेया अपने ससुराल का जिक्र कर रहा अपने सिक्कों में। लिच्छावी नेशन से नेपाल का कुछ लेना देना है नहीं है, लेकिन क्षत्रियों के साथ, क्षत्रियों के कंधे पे बंदूक चलाकर इसके रूल को एक स्ट्रॉन्ग वेंटेज पॉइंट मिलेगा, राइट। तो अगर ये एक सिक्कों पर, कुछ कुछ सिक्के थे, अलग अलग प्रकार के सिक्के थे, कुछ सिक्कों पर अगर ये अपना नाम गुदवा रहा है, लाइक चंद्रगुप्त गुप्ता वन फोटो बनवा रहा है अपनी, तो सिक्के की दूसरी साइड पर क्या होगा, इसकी रानी कुमार देवी। और ये भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त गुप्ता वन और कुमार देवी एक फ्रंट फेस पर हो और बैक फेस पर सिक्के के लिच्छावी नेशन की तस्वीर हो, तो देयर बाय एक्नॉलेजिंग दिस मैरिटल अलायंस। समुद्रगुप्त को इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे एक चीज नजर आ रही है, फर्क नहीं पड़ता इतिहास के पन्नों में कि कौन सा रूलर, श्रेया थगुरैंग, कौन सा स्टोन स्कल्पचर पिलर और मेजर पिलर माइनर पिलर क्या बनवा कर जा रहा है, क्या इंस्क्रिप्शन करवा कर जा रहा है, भले ही वो उसने करवाई हो, लेकिन आगे के फर्दर रूलर्स अपनी झलक, अपनी छाप किसी और रूलर के बनाए हुए हार्ड सरफेसेस पर, लाइक स्टोन पिलर, स्टोन इंस्क्रिप्शन पर, पिलर इंस्क्रिप्शन पर छोड़ सकते हैं, राइट। अब प्रयाग प्रशस्ति का कंट्रीब्यूशन क्या इसका है, इसने स्टार्ट करवाया, ये बताओ। ये तो हम बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं, है ना। तो समुद्रगुप्त वाज रेफर टू एज लिच्छावी दोहित्र, ग्रैंडसन ऑफ द लिच्छावीस। देख रहे हो कितना घुल मिल गया है अपने ससुराल वालों के साथ, ग्रैंडसन ऑफ द लिच्छावीस। तो यहां पर पता लग रहा है कि दामाद जी अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए अपने ससुराल
नेपाल और लिच्छावी क्लैन के साथ काफ़ी ज़्यादा उनके कंधे का सहारा ले रहे हैं बंदूकें चलाने के लिए, ताकि पेशियस के रूल को कोई पता नहीं वैलिडेट करेगा कि नहीं करेगा, उससे इनको स्ट्रेंथ या पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रूल को एक्नॉलेज करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा। लेकिन बात अगर क्षत्रिय एलिमेंट की आ जाए तो कोई फिर मना नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर द वॉरियर क्लास। ठीक है, लिच्छावी, दोहित्र। अब मैं आपको एक सिक्का दिखाता हूँ। क्वीन कुमारा देवी एंड किंग चंद्रगुप्ता गुप्ता वन ऑन अ क्वाइन ऑफ देयर सन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सिक्के बनवाया था जिसमें उसने अपने मम्मी पापा की तस्वीर बनवाई। ठीक है, यहां पर देखो, ऐसे टाइम पीरियड के कॉइन्स। जो आपको उधर दिख रहा है वो ये वाला कॉइन है। ओके, और ये सिक्का कैसा है, मेटल कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर, क्या है ये? गोल्ड है, हाँ गोल्ड ही है। चौथा रूलर महाराज गुप्ता श्री गुप्ता, फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। महाराज घटोत्कच दूसरा रूलर। चंद्रगुप्त गुप्ता वन, 392 335 और 336 BC, सॉरी CE। फिर समुद्रगुप्त, चौथा रूलर। चंद्रगुप्त गुप्ता वन दादाजी थे चंद्रगुप्त गुप्ता टू के। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि चंद्रगुप्त गुप्ता वन को लिखने के बाद आप ये सोचो कि चंद्रगुप्त गुप्ता टू होगा, या फिर आप ये अज्यूम कर लो कि चंद्रगुप्त गुप्ता वन तो चलो ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त गुप्ता टू शायद से समुद्रगुप्त को ही कहा जा रहा है। नहीं, वो अलग है, चंद्रगुप्त गुप्ता टू अलग है। ये छोटी छोटी हेल्प मैं आपकी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि चंद्रगुप्ता वन चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्ता टू बिंदुसार है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, समुद्रगुप्त 335 और 336 टू 375 C, ये बेटा था चंद्रगुप्त गुप्ता वन का, जिसने वॉर और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो करा और अपने किंगडम को एज कंपेयर टू द किंगडम जो कि इसके फादर के अंतर्गत था, इसने काफ़ी ज़्यादा फैलाया, इसको बहुत एक्सपेंड करा और साथ साथ कंसोलिडेट भी करता चला गया। इसका रूल एक्सपेंशनिज्म वाला रूल माना जाता है। सबसे पहले इसने इमीडिएट नेबर जो भी उनकी टेरिटरीज थी उसके ऊपर आक्रमण करा, उनको छीना। बाद में ये तो हो गए इमीडिएट नेबर्स, बिल्कुल जो पास जिनका जो बाउंड्री लगती है इसके एम्पायर से, जहाँ भी इनका रूल था, उनके ऊपर आक्रमण करके कॉन्क्वेस्ट करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया। बाद में ही लेड कैंपेन्स ऑल्सो टू द ईस्ट एंड साउथ, जहाँ पर चीफडम्स और जो किंगडम्स थे इनको झुकाया गया एंड दे वर फोर्स्ड टू पे ट्रिब्यूट टू हिम, यानी कि इतनी इनकी पावर थी। अपनी इस पॉलिसी की वजह से, जो कि इसका भी एक सपना था
समुद्रगुप्त की हरकतों से, इसके पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म एंड कंसोलिडेशन से पता लगता है कि ये सपना और ख्वाब देखता था नेपोलियन जैसा, अशोक जैसा, लेकिन फिर भी एक हिस्टोरियन है V.A. स्मिथ, अब नाम से ही पता लग रहा है यूरोपियन हिस्टोरियन है। ही कॉल्ड समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त गुप्ता एस नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन V.A. स्मिथ। ठीक है, और नेपोलियन और समुद्रगुप्ता कंटेम्प्रेरी है क्या एक दूसरे के? पक्का सोच समझ के बोल रहे हो श्रेया? ऑब्वियस ही बात है। यस, 779 है ना। अभी 1779, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो यहाँ पर चौथी डिजिट आना भी बाकी है। बहुत लंबा का टाइम पीरियड है। हाँ, ये तो बाद में बस एक स्टडी करके मतलब वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो बताओ श्रेया, इतना काबिल किसने बनाया ये एनालिसिस करने के लिए? छोड़ो, सुबह सुबह क्या तारीफ है सुननी खुद की। ठीक है। he had a disputed accession to the throne। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी लालच इतना बड़ा है और भूख इतनी बड़ी है पावर में बैठने की, तो आपके अंदर एक जल्दबाजी मचेगी। अशोका के कंटेक्स्ट में भी ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज था ना, और हिस्टोरियंस फिर क्या कहते हैं, एक ही रात में अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, है ना। ही हैड अ डिस्प्यूटेड एक्सेशन टू द थ्रोन, और ऐसा माना जाता है that his father had chosen him successor। भले ही इसके बड़े सारे भाई थे, जो कि परंपरा के अनुसार जो बड़ा होगा वही गद्दी पर बैठेगा, उसके बावजूद भी इसके पिताजी कौन? चंद्रगुप्त गुप्ता वन। माता कौन? मम्मी का नाम क्या? कुमार देवी। ठीक है, और नाना जी का घर का नेपाल। ठीक है, लिच्छावी क्लैन। खुद का खून कैसा? वैश्यास। हाँ नहीं, हाँ मतलब वही, मतलब अच्छा हाँ ठीक है, चलो मिक्स है। खुद नहीं, क्योंकि हम दादाजी वाला थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना एक्चुअली इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खुद का खून कैसा। वैसे तो वैश्यास, और मम्मी से शादी होने के बाद इसके पर्टिकुलर खून में आपको झलक देखने को मिलेगी क्षत्रिय उसकी भी, क्योंकि उसका फ़ायदा, ननिहाल का फ़ायदा पिताजी ने बहुत उठाया है ना अपने ससुराल का। इनको ऐसे ही पढ़ा करो, इन कहानियों को जब भी रिवाइज करते हो ना, तो देखो है तो हिंदुस्तान की धरती पर और हिंदुस्तानी रूलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, है कि नहीं। अब जैसे कोई शान में है, शान में बैठा हुआ है कि अरे नहीं यार, हम अपने फादर इन लॉ से फेवर नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, और मेरी वाइफ के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, क्या रह जाएगी, क्या होगा। लेकिन फादर इन लॉ दहेज में अगर 1000 करोड़ रुपए दे रहे हो तो, या दे दिए हो तो, है ना, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो तो, फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना मैं उनका कभी हेल्प नहीं लूँगा, या फिर मैं कभी उनको पूछूंगा नहीं, मेरी शान एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर तो भले ही आप दामाद हो, लेकिन आपको अपने ससुर जी के सामने तो हमेशा झुके ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सेम आपको ये चीज़ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, और आपको पहली झलक तो यही मिल गई है चंद्रगुप्त गुप्ता वन के टाइम पर। ही हैड अ डिस्प्यूटेड एक्सेशन, बड़े सारे भाई थे, लेकिन फिर भी इसके पिताजी चंद्रगुप्त गुप्ता वन ने, हमेशा ऐसे ही बोला करो, ठीक है। मैं देखो चंद्रगुप्त ना नाम होता है इनका, सर ने पूरा ऐड करा करो, इसलिए एक आदत वहाँ पर भी डाल लो, जब आप मेंशन कर रहे हो तो आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को तो करना ही है पूरा मेंशन, आप बिंदुसार मौर्य और अशोका मौर्य भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ही हैड अ डिस्प्यूटेड एक्सेशन टू द थ्रोन, और बड़े भाई थे उसके बावजूद भी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पिताजी ने इसी को सिलेक्ट करा, विच लेड टू अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। फिर बड़े भाई हावी हो गए इसके ऊपर कि
तुम कैसे बैठ गए, पिताजी के सामने तो आपने कुछ बोला नहीं, अब चलो हटो यहाँ से। लेकिन ऐसा माना जाता है that समुद्रगुप्त prevailed after subduing his rival Kachagupta, who was an obscure prince of the dynasty, who was also his brother. इसके अंदर, कछागुप्त के अंदर लालच था। पिताजी के मरने के बाद ये बागी हो चुका था, सगा भाई था इसका समुद्रगुप्त का, और इसके सामने खड़ा हो गया था कि मुझे गद्दी पर बैठ, लेकिन इसने ऐसा होने नहीं दिया। जब भी बात जैसे ऐसी लिखी जाती है ना कि एक ये टर्म देखो, जैसे सबड्यू कर दिया गया, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है झुका दिया गया। अगर मारना ही होता, जैसे अशोका के कंटेक्स्ट में ब्लेटेंटली क्रिस्टल क्लियरली हिस्टोरियंस ने क्या लिखा, किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, तो मार दिया। सबड्यू का मतलब ये होता है जो उसका बागीपन था उस बगावत को शांत कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, डिफरेंस समझ रहे हो, ये चीज है। इसकी जो अचीवमेंट्स हैं दे आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। अब इयोलॉजी मतलब ऑब्वियस ये बात है, जैसे लंबी चौड़ी घटनाओं का एक कविता की फॉर्म में, तारीफ की फॉर्म में, या कविता ना भी हो चलेगा, लेकिन ठीक है वो लंबी चौड़ी मतलब किसी के बारे में बातें करना और किसी की सराहना करना, उसके अंदर प्रेज करना, उसके गुणों को गिनवाना, उसके कार्यकाल के अंदर जो भी उसने चीज़ें प्राप्त करी हैं उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाना, इसको कहते हैं इयोलॉजी। ठीक है, तो वही जैसा कि हम जानते हैं प्रशस्ति, प्रशंसा की फॉर्म में। ठीक है, हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन विच इज एनग्रेव्ड ऑन द इलाहाबाद पिलर, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला जाता है, हमने क्या देखा, लिच्छावी दोहित्र, ग्रैंडसन, पोता ऑफ द लिच्छावीस। ठीक है, अब पोता कह लो या फिर नाना जी की साइड से क्या कहते हैं, नाती कहते हैं ना, नाती कह लो। ठीक है, ग्रैंडसन तो कॉमन एक टर्म हो गई ना, वो चीज़। तो हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन द इलाहाबाद पिलर, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, whose surface also contains inscriptions of अशोका एंड लेटर। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर बनाया किसी ने भी हो, अलग अलग रूलर्स की झलक आपको देखने को मिलती है। और बाद में प्रयाग प्रशस्ति पर देखो कितना यूनिक पॉइंट है, मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में भी लिखा हुआ है। अब उस टाइम पर ये वर्ड तो यूज नहीं होता था, लेकिन लिखवाया तो अपनी तारीख में गया होगा ना कुछ अपने मंत्री से बोला होगा, हाँ भाई, या फिर कोर्ट पोएट्स वगैरह से, क्योंकि पोएट तो जाके लिखेगा नहीं, मतलब जो भी लिखवाना है मंत्री से बोलेगा, हाँ भाई जगह है उसमें पिलर में, हाँ जी सर, सबसे ऊपर जगह, सबसे नीचे बेस पे जगह है, लिखो मेरी तारीफ है। बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समुद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलता है, अशोक के बारे में देखने को मिलता है, और मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में देखने को मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति आई होप आपको याद होगा। है अशोकन पिलर, और पास से अगर देखना है तो ये लिखा हुआ है। बताओ ठुकराइन, ये क्या लिखा हुआ, ये वाली लाइन क्या है? यही पहली प्राकृत ब्राह्मी खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ये सब कुछ सर। हाँ, नहीं क्या, नहीं, अरे पाली प्राकृत भूल गए। हाँ हाँ, ये अलग अलग टाइम पीरियड पे डिपेंड करता था, इसके अंदर मर्जिंग है। ठीक है, हाँ, लेकिन कॉमन लोगों की भाषा मतलब यही थी इस टाइम पर। जनरली संस्कृत अभी भी इतने प्रचलन में नहीं है।
ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं अभी आपको आगे बढ़ाता चल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि संस्कृत का आगमन कब होगा। जैसा कि अभी पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर आपने देखा था बीच बीच में कि हाँ संस्कृत की झलक आना शुरू हुई। मैंने आपको बताया भी था कि देखो पहली बार संस्कृत आ रही है, कुछ कुछ चीज़ों में लिखी जा रही है। अब थोड़ा सा वो चीज़ शांत होकर दोबारा से यहाँ पर गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आपको अभी देखना आप आगे चलकर कि हो सकता है कि आपको संस्कृत क्या पता देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जनरली पिलर के ऊपर वही लैंग्वेज वही भाषा है जो कि लोगों को समझ में है। लेकिन अगर ज़माना अगर चेंज है और वहाँ पर कोई और लैंग्वेज का बोलचाल प्रचलन शुरू हो गया तो फिर ये लोग ये भी करते थे कि हाँ कोई नई भाषा जो है वो लिखवाती है। ठीक है, हाँ टोकरा तुम क्या कह रहे थे? मतलब नई भाषा समझ रहे हो श्रेया कैसे लिखवाती कि उस ज़माने की अब जो कोई नई भाषा अगर हो गई हो तो। इसको 3rd सेंचुरी बीसी में कंप्लीट करा गया था, बीसी में। लेकिन देख रहे हो बाद में बहुत सारे रूलर जो है अपने बारे में इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखवाते चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अशोक के बारे में मेंशन तो है ही, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त गुप्ता के बारे में भी मेंशन है और मुगल एम्पर जहांगीर के बारे में भी मेंशन है। तो अनलाइक अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस, अशोका क्या लिखवाता था अपने पिलर्स पर? देखो जब वो बहुत क्रूर था तब तो उसने कोई पिलर्स इरेक्ट नहीं करवाए, याद है? धम्म की पॉलिसी के बाद ही तो सारे के सारे पिलर्स उसने इरेक्ट करवाए जनरली, ज़्यादातर 100% रूल के साथ नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ पिलर्स याद है उससे पहले जो थे वो जनरली ऐसा काम करता था कि अपनी पट रानी का नाम लिखवा दिया, उससे पैदा हुए बच्चे का नाम लिखवा दिया, है ना, खुश करने के लिए उसको। याद है वो सब कहानियाँ जो मैंने बताई थी आपको? लेकिन जनरली अगर हम मैसेज की बात करें, इस खानदान की होड़ को अगर हम लोग छोड़ेंगे, इस बीवी का नाम उस बच्चे का नाम, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको एक ही चीज़ पर एक दबाव देखने को मिलता है ना। अशोका ने किस चीज़ के ऊपर दबाव डाला अपने पिलर इंस्क्रिप्शंस में? पीस एंड नॉन वायलेंस, राइट। लेकिन अनलाइक अशोकन इंस्क्रिप्शन विच स्ट्रेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस, समुद्रगुप्ता की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इसी की तारीफें करती रहती हैं, एक्सटॉलिंग हिज डीड्स एंड वर्च्यूज, एंड इट इज स्ट्रेस्ड ऑन वायलेंस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। मतलब उसकी समुद्रगुप्ता के पहले इंस्क्रिप्शन से ऐसा लगता टकराएं कि जो अपनी हरकतों के बारे में लिख रहा है तो ये जैसे वायलेंस के बारे में जिक्र कर रहा है तो जैसे एक चेतावनी भरा एक मैसेज दे रहा हो श्रेया, समझ रहे हो? मतलब उसकी जो भी हरकतें भी हैं ना, जो डीड्स हैं, जो वर्च्यूज हैं, उसके अंदर भी युद्ध, इसको मारना, उसको काटना, इसके ऊपर कब्जा करा था, उसके ऊपर कब्जा करा था, ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। और अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज डिफरेंट कॉन्क्वेस्ट। लेकिन अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन में उसके कॉन्क्वेस्ट का कोई जिक्र है क्या? बताओ। सब में तो नहीं, एक में उसने जरूर मेंशन करा है कलिंग के बारे में, है ना। लेकिन उसने फिर बताया भी है बाद में, वैल्यूडेशन करी थी उसने कि इसी युद्ध के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, याद होगा। एक पिलर इंस्क्रिप्शन में मैंने बताया था ना कि कलिंग युद्ध के बारे में उसने मेंशन करा था, उसने बताया भी था यही वो युद्ध था जिसने मेरे जीवन बदल के रख दिया। तो इसका वाला ये जो पार्ट है आगे श्रेय आपके सामने वाला फैक्ट, गुड क्यूरियोसिटी, इट वॉज कंपोज इन प्योर संस्कृत बाय हरिसेना। ठीक है, मैंने जैसा कि बता रहा था अभी आपको, जो भी जिस जमाने का रूलर होगा वो ये देखेगा पहले जनता के लिए अब आम भाषा कौन सी है जिसमें जनता समझ सकती है, और उस जमाने में भाषा का प्रचलन क्या है, कौन सी भाषा का प्रचलन है। तो यहाँ पर आपको अब पता लग गया कि जो भी रूलर होगा
अपने अपने हिसाब से लिखवाएगा। बात करें अगर मुगल एम्परर जहांगीर की, तो हो सकता है क्या पता चले आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊँ, यहाँ पर पर्शियन भी है। मुगल एम्परर्स की भाषा जनरली लोग क्या सोचते हैं कि वो मुसलमान रूलर्स थे तो उर्दू होती होगी। उर्दू का प्रश्न तो था ही नहीं था। मतलब जैसे कोई नहीं पढ़ रहा, अगर जैसे मुगल एम्पायर किसने नहीं पढ़ा तो एक लग सकता है ना शरिया सोचने से एक झलक में कि है ना जैद गौरव के मुसलमान है तो उर्दू बोलते होंगे शायद से। उर्दू का तो आगमन हुआ ही नहीं था उनके टाइम पर, क्योंकि वो जब जिस जिस जड़ से वो आ रहे हैं, जिस जड़ से वो आ रहे हैं वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया से, वहां उर्दू का प्रचलन थोड़ी ना है। लेकिन इनके दरबार में आपको, मैं मुगल्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, हर एक को आपको पर्सन मिल जाएगा। और ये कोई बात मुगल्स के बारे में कोई तारीफ करने वाली नहीं है, ऐसा तो मौर्यन एम्पायर में भी था। याद है अशोक जब चक्रवर्ती ने बना था उसका ये लिंक और उसका राजाओं के साथ ये बोलचाल, जो अगस्टस वगैरह ये सब कुछ जो थे श्रेया, रोमन एम्पायर और ये जितने भी सेंट्रल एशियन वेस्ट एशियन रूलर्स थे, पर्शिया के जो राजा महाराजा थे, इनके साथ बोलचाल उसका कैसे हो पा रहा था। इसके दरबार में भी तो उन भाषा को समझने वाले, ट्रांसलेट करने वाले लोग थे कि नहीं थे। लेकिन मुगल एम्पायर के अंदर हमें ये वाली झलक और अच्छे से देखने को मिलती है उस ज़माने की। और उस ज़माने में यूज़ होने वाली, मतलब दुनिया में जो कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस थे, अब सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, एम्पायर थे, सॉरी सिविलाइजेशन नहीं, सॉरी फॉर द वर्ड, एम्पायर जितने भी थे, क्योंकि अब सिविलाइजेशन से तो काफ़ी ज़माना आगे बढ़ चुका था, पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जो एम्पायर थे और उन एम्पायर्स के साथ अगर कोई एक मतलब इंटरेक्शन अगर करना है तो वो भाषा को समझने के लिए और बोलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ऐसे ट्रांसलेटर्स हुआ करते थे, जैसा कि आप खुद ही देख लो, याद है कैप्टन विलियम हॉकिंस और ये जितने भी लोग आए थे, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, मुगल एम्परर्स के कोर्ट में, तो ये समझ जाते थे ना, जैसे वो अंग्रेज़ जो आए चार्टर लेकर आए कि देखो क्वीन एलिजाबेथ वन ने फरमान भेजा है और ऐसा ऐसा करके हमारा ये मकसद है, आप थोड़ी सी हमें जगह दे दोगे, सूरत में फैक्ट्री खोल लें तो हम भी व्यापार कर लेंगे। तो मुगल एम्परर्स का कुछ भी लेना देना इंग्लिश से। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इन्होंने कभी भी इंग्लिश बोली क्या? जानते भी थे क्या इंग्लिश? नहीं। लेकिन कोर्ट में ऐसे लोग थे जो कि ट्रांसलेट कर सके और समझा सके। लेकिन मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ को इम्प्रेस होने के लिए मुगल एम्परर की तरफ मत जाना। ये वाली चीज़ आपको अशोक के उसमें कार्यकाल में भी मिलेगी और अशोक से पहले भी मिलेगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाहर से हमारा व्यापार नहीं होता था, वो तो हड़प्पा के टाइम से भी होता था। तो बाहर की लैंग्वेजेस, कल्चर वगैरह हमारे देश में हड़प्पा के टाइम से ही और उससे भी पहले जो है वो आ रही है। और ऑब्वियसली बात है, जब आपका किसी के साथ कल्चरल आस्पेक्ट, रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, ये सब कुछ बढ़ता है, तो आपको कुछ और ऐसे ऑफिसर्स रखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे लोग रखने पड़ते हैं, या फिर आप खुद वो भाषा बोलना सीख जाओ जब आपको अपना व्यापार, कॉमर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है। तो ठीक है, ये तो बात बहुत लॉजिकल सी बात है। तो इट वॉज कंपोज इन प्योर संस्कृत बाय हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त गुप्ता का कोर्ट पोएट था। ना कि सिर्फ कोर्ट पोएट था, बट ही वॉज ऑल्सो कुमार अमात्य। ये दोनों बातें, ये पूरा पैराग्राफ डिट्टो मैंने आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाया रखा है। ठीक है, तमिलनाडु ऑल्सो एंड नॉर्थ इंडिया एनसीईआरटी ऑल्सो। कुमार अमात्य, दैट इज, अमात्य क्या मतलब होता है? मिनिस्टर। तो कुमार अमात्य क्या हुआ? हाई रैंकिंग ऑफिशियल हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ बाय डिफरेंट टाइटल्स, सच एज, अपने आप को डिस्क्राइब करता था अलग अलग टाइटल से। संधि, संधि विग्रहिका, मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर। उसके बाद महादंड नायक, महादंड नायक, जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, कौन सी इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है यहां पर? प्रयाग प्रशस्ति में ये जो अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसमें छोटी सी जगह लेकर किसने अपनी बात को ठूस ठूस कर गुदवाया है उस पिलर के ऊपर? समुद्रगुप्त ने। उन बातों को लिखा किसने?
हरिसेन ने, ठीक है। और वो हार्ड सरफेस पर गूदा किसने, लिखावट किसने करी? कारीगरों ने यार। इतना इतना क्या सोचना, और क्या ये चढ़ेगा? या फिर अरे हरी से नीचे खड़ा होगा, लो मालिक, लो हथौड़ा और ये कील, शुरू करो। अच्छा, भाषा कौन सी? शुद्ध संस्कृत, शाबाश। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त के बारे में आप देखते तारीफ, ही एग्जर्टेड। अच्छा, प्रशस्ति के बारे में चीज पता लगी है, स्पेशली प्रयाग प्रशस्ति, जितना भी हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत बातें ऐसी नहीं है। हिस्टोरियंस भी जो उसको एक जो काउंटर करते हैं, जो हिस्टोरियंस इन प्रशस्ति को, वो ये कहते हैं बहुत एग्जैजरेटेड है, फालतू की बातें, है ना। और कुछ कुछ रूलर्स तो, रूलर्स नहीं मतलब उनके कोर्टवर्ड्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही इंप्रेस हो गए, या फिर कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ा चढ़ाकर फालतू की बातें कर रहे हैं उनके रूलर्स के बारे में, ताकि वो इंप्रेस हो जाए ना। एक मीठी बोली बोलकर एक मीठी घुट्टी पिलाने जैसे ही तो है रूलर्स को, है ना। जैसे कहते हैं ना, शीशे में उतारने वाली बातें। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त exerted डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब कहां कहां से? स्ट्रेचिंग फ्रॉम द किंगडम्स इन नेपाल, ठीक है। ननिहाल को कैसे भूला जा सकता है? पापा समझाकर गए थे इसको, है ना श्रेया, कि बेटा हमारा वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा रूल जस्टिफिएबल नहीं है। नाना जी और अपने ननिहाल को कभी मत भूलना, ठीक है। मम्मा वरना नाराज हो जाएंगी और मेरे घर से जाने के बाद सौतेली माँ की तरह तुम्हें झाड़ू से कूटेंगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द किंगडम्स इन नेपाल एंड पंजाब इन द नॉर्थ टू पल्लवा किंगडम एट कांचीपुरम इन द साउथ ईस्ट, ठीक है। द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ कुशान रूल, मतलब जो भी टेरिटरी जो रह गई थी, और तितर बितर जोकर पार्ट्स, या फिर जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो रह गया था, और कुछ जो टुकड़े जो थे उनके, मतलब उनके किनशिप वगैरह के, या जो आपको देखने को मिलते हैं इनके बाद किसी और के रूल्स, तो लाइक शाकास एंड मुरुडास एंड इवन द फार अवे इंडिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ सिमहाल, प्रेजेंट डे श्रीलंका, उन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट करी थी, इसकी पैरामाउंसी एक्सेप्ट करी थी, इसका रूल, इसकी ताजपोशी एक्सेप्ट करी थी, और ये बोला था कि हम अपने एरियाज के अंदर भले ही रूलर बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप हमसे बड़े हो और आपकी छत्रछाया के अंदर ही हम काम करेंगे। अब ऐसा सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हरि सिंह तो हमें यही बता रहा है। ओके, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, लेकिन इतना कुछ वो बोल गए हो कि हाँ दे एक्सेप्टेड सुजरेनिटी, और सिमाल तक, मतलब सिमाल यहाँ पर श्रीलंका को बोला जा रहा है, यहाँ तक इसका रूल था। अच्छा, ये तो चलो प्रशस्ति है, ये तो कोर्ट पोर्ट की तरह मेंशन करी जा रही है। जो रूलर्स की छाप छोड़ते हैं इतिहास के पन्नों में, वो कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं, राइट। पहले मुझे बताओ, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ ये वाली लाइन? जो अपने अपने रूलर्स के बारे में, अपने अपने एम्पायर के बारे में जो इतिहास के पन्नों में छाप छोड़ते हैं, वो किसी ना किसी एम्पायर के कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं, हाँ कि ना? क्या उनके वर्क के अंदर भी हमें एग्जैजरेशन देखने को मिल सकती है? हम उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते 100%, ऐसा हो सकता है ना। आमिर खुसरो, उसने बड़े सारे दिल्ली सल्तनत के जो भी अलग अलग जो डायनेस्टीज थी उसके अंतर्गत काम करा उसने, है ना। चाहे फिर वो आपका खिलजीज हो, तुगलक्स हो, उसने काम करा काफ़ी सारी जगह। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 12 से 14 जो सुल्तान थे या जो सबऑर्डिनेट रूलर थे, उनके कार्यकाल में वो था, और उनके अंतर्गत उनके बारे में लिखता था। तो ऐसा होता होगा ना, जब वो नई जगह पर आया, मान लो कि अभी तक वो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिख रहा है, और अब वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में बन गया कोर्ट हिस्टोरियन। जो भी अलाउद्दीन उससे कहेगा उसको मिटाना पड़ेगा ना इतिहास के पन्नों में, ताकि झलक ना छूटे उसकी।
और पद्मावत मूवी के अंदर ये चीज़ दिखाया भी गया ना कि आपकी ये कुछ शायराना अंदाज में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और राजाओं के बारे में हमें पसंद नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको फाड़ फाड़ कर जला रहे हैं। करता ना अलाउद्दीन रणवीर सिंह ऐसा, ये चीज़ है। तो मतलब हिस्टोरियंस की भी इतनी चले या ना चले ये कोई गारंटी नहीं है, और उनके वर्क में कोई मैनिपुलेशन ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो 100% किसी चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करा जा सकता है। तो प्रशस्ति डिवाइड्स समुद्रगुप्त ओपोनेंट्स इनटू 4 कैटेगरीज। ये एक अपने आप में श्रेया सर बता रहा हूँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में ऐसे कौन से राजा के बारे में मेंशन्ड है कि जिसके शत्रु को 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके दिखाया गया है। सोचने वाली बात तो ये है, पिलर इतना सा ठूस ठूस के 5 से 6 अलग अलग कार्यकाल में राजाओं के बारे में लिखा गया है। ये सब इतनी बातें कहाँ जगह मिल रही है? तो एक्चुअली लिखा बहुत छोटा छोटा जाता था ताकि ये सारी बातें आ जाए, समझ रहे हो? वो तो यहां पर ये कीले वाली फेंसेस हैं, गलत जगह श्रेय लग जाएंगी, वरना हिंदुस्तान के आम आदमी को छोड़ दिया जाए अगर, तो इन स्पेसेस में राजूला सुरानी भी लिख कर आ जाए कि मैं भी कुछ अपना लिख कर आऊंगा, मैं भी कुछ छाप छोड़ू अपनी और अपनी बेबी की। तो प्रशस्ति डिवाइड समुद्रगुप्त ओपोनेंट्स इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ इससे कि पिलर्स के ऊपर जैसे अशोक ने कुछ ऊपर से लिखवाना शुरू करा या जो भी है, तो जो भी स्पेसेस मिलते चले गए तो वहाँ पर समुद्रगुप्त, फिर उसके नीचे और स्पेस मिलते चला गया तो जहांगीर कुछ लिखवा रहा है, ऐसा होता था। तो ठकुराइन अगर तुम्हें भी कुछ लगे कि स्पेस बाकी है तो तुम भी कुछ लिखवाया रहे यहाँ जाकर। तो इसके जो शत्रु हैं वो 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और इनके बारे में जिक्र करा गया प्रयाग प्रशस्ति में। एक है रूलर्स स्लेन हुज डोमिनियन समुद्रगुप्त एनेक्स्ड आउटराइट। मतलब ये ऐसे रूलर्स हैं, एक स्लेन का मतलब होता है श्रेया एक ही बार में कदमों में गिर गए, कोई ज़्यादा माथापच्ची या फिर मगजमारी करनी ही नहीं पड़ी फालतू का, सीधा सीधा ये इनके डोमिनियंस को, इनकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना बहुत आसान था, सीधा इनके ऊपर आक्रमण करके इनको कब्जा कर लिया गया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 फ्रंटियर किंग्स। अब देखो ये प्योर संस्कृत में लिखा गया था, ऑब्वियस की बात है, रूलर स्लेन तो नहीं लिखा गया। अब जो भी लिखा गया प्योर संस्कृत में, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका मतलब समझा रहा है राइटर आपने यहाँ पर, वो कैटेगरी समझा रहा है इंग्लिश में। फ्रंटियर किंग्स हु वर फोर्स्ड टू पे होमेज। इसका मतलब आपको हमारी छत्र छाया एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमें ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे, आपकी टेरिटरी हमारी टेरिटरी, हम आपको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देंगे, लेकिन ये मत भूलना कि आपका रूल हमारी मेहरबानी पर चल रहा है। इसको कहते हैं होमेज। रूलर्स डिफीटेड बट री इंस्टॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले उनको हरा दिया गया और बाद में बोला गया ट्रिब्यूटरीज। मतलब क्या होता है, रिवर्स के कंटेक्स्ट में ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, एक एक्सटेंडेड आर्म रिवर का, है ना, कि तुम हमारे एक्सटेंडेड आर्म हो। अगेन इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रंटियर किंग्स और रूलर्स डिफीटेड, लेकिन बात यही है फ्रंटियर किंग्स को एक बार बोल दिया गया कि देखो लड़ाई करनी है तो कर लो, लेकिन तुम्हारा जितना रूल है, जो भी एरिया है, जो किंगडम है, एम्पायर है तुम्हारा पूरा का पूरा, वो हमारे एम्पायर के अंतर्गत काम करेगा। उन्होंने बोला ठीक है हमें नहीं लड़ना, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे रूलर्स जिन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, तो उनको हराया जाएगा, बट दे वर री इंस्टेटेड एज ट्रिब्यूटरीज। ये जो रूलर्स डिफीटेड बट री इंस्टेटेड एज ट्रिब्यूटरीज वाली बात चल रही है, आपको पता ना, बताओ जरा इतिहास में ऐसे कौन से सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन के परफॉर्म होने के बाद ये वाला काम करा जाता था रूलर्स के द्वारा, कि पहले उनको हरा दिया और बाद में उनको रीइंस्टेट कर दिया एज अ रूलर्स। एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी होती थी, बताओ कौन सी?
हाँ तो अरे, था तो एक प्रकार से सेक्रीफिशियल सेरेमनी ना, घोड़े को गर्दन पे तो कट मार ही जा रहा उसके। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो श्रेया, वेरी गुड। अश्वमेध यज्ञ, याद है ना, जो रूलर्स जैसे जिनकी टेरिटरी में घोड़ा क्रॉस कर गया उन्होंने रोक लिया, लड़ना पड़ेगा। अब उनको हरा दिया गया तो उनको क्या बोल दिया जाता था, चलो तुम इंडिपेंडेंट रूल कर लेना, कोई बात नहीं, परसों हवन है, भाभी जी को लेकर आना, बच्चों को लेकर आना और तोहफे भी लेकर आना, और आज के बाद दोबारा इतनी ज़रूरत मत करना कि हमारे सामने तुम नजरे से नजरें मिलाकर खड़े हो सको। बट रीइंस्टेटेड एज ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद डिस्टेंट किंग्स हु एक्नॉलेज समुद्रगुप्त एज एन एम्परर बाय सेंडिंग हिम एम्बेसीज। ये दूर दराज के राजा जो कि आपस में एम्बेसडर्स, ये दोनों जो एम्परर्स हैं वो कई दूर दराज, मतलब मान लो कि बाइजेंटीन एम्पायर में है, ये इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, अपने एम्बेसडर्स को इधर उधर मतलब भेज रहे हैं। इसने इन चारों प्रकार के राजाओं के लिए अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट करी फॉर ईच कैटेगरी। बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, कौन से, रूलर्स लेन, लोकेटेड इन द गंगा यमुना दोआब, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। याद है इसकी एक पॉलिसी, अभी मैं पहले आपको पढ़ा रहा था, अभी इमीडिएट नेबर्स के ऊपर सबसे पहले आसानी से कब्जा कर लिया जाए, है ना। तो ये इमीडिएट नेबर्स हैं। और अगर आप एरिया भी देख लो, अगर यहाँ पर गंगा यमुना दोआब, इनका जो रूल था ये फैल रहा था ना, यहाँ पर अड्डा तो यही था ना पावर का, यूपी एंड बिहार। इसने इसके बाद 9 नाग रूलर्स को हराया था, इसी की बात हो रही है यहाँ पर, रूलर्स लेन की कैटेगरी की बात। इसके अंतर्गत इसने 9 नाग रूलर्स को हराया था। अब ये नाग रूलर्स क्या है श्रेया, उनके इंसानी वाली खोपड़ी ना होकर क्या सांप बना होता था सर पे उनकी एक मतलब जड़ है उनके खानदान के, मतलब वो, ठीक है, एक नाम है बस, नाग रूलर्स। एंड इनकॉर्पोरेटेड देयर किंगडम इन द गुप्ता एम्पायर, मर्ज कर लिया। तो रूलर्स लेन की बात ऐसे हो गई। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, ये मैं मार्क कर देता हूँ जरा, रूलर्स लेन सेकंड कैटेगरी कौन सी, फ्रंटियर किंग्स। क्या पढ़ा था हमने, हु वर फोर्स्ड टू पे होमेज, कंसिस्टिंग ऑफ नेबरिंग फ्रंटियर किंगडम्स एंड 9 रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न इंडिया। समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट करने की वजह से जो रूलर्स थे वो वैसे ही झुक गए इसके आगे, इनटू सबमिशन, एंड दे एग्री टू पे ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस टू हिम एंड ओबे हिज ऑर्डर्स विदाउट एनी फाइट। इनसे क्यों नहीं लिया जा रहा है रूलर्स लेन से टैक्सेस या फिर ये ट्रिब्यूट वगैरह क्यों नहीं पे करने को बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी टेरिटरीज को तो मर्जी कर लिया ना अपने अंदर। देख रहे हो, जब ऐसे रूलर्स के साथ फर्स्ट कैटेगरी से ट्रीट करा जाता था, ऐसे रूलर्स को, शत्रुओं को, तो उनकी टेरिटरी, ये देखो लाइन ठकुराइन, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुप्ता एम्पायर। दूसरे में क्या कि इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रही है, उनकी टेरिटरीज को श्रेय मर्ज नहीं करा गया, उनको क्या बोला गया, तुम जिंदगी भर क्या देते रहोगे हमें, ट्रिब्यूट और टैक्सेस, और हमारे ऑर्डर्स को मानोगे और लड़ोगे नहीं हमसे। तो ही कॉन्कर्ड अथविक राज्यस, दैट इज द फॉरेस्ट किंगडम्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के पास, एंड फोर्स देयर रूलर्स इनटू सर्विट्यूड, कि तुम हमारी छत्रछाया में रहोगे और हमसे नीचे झुककर काम करोगे, जो भी हम तुम्हें बोलेंगे उन आदेशों का तुम हमारा पालन करोगे, और अगर हम तुम्हें बोलेंगे कि ये टेरिटरी छोड़कर दूसरी टेरिटरी अपना लो, अब तुम इस रीजन के ऊपर मतलब जाकर अगर तुम्हें कुछ रिसोर्सेज वगैरह की अगर यूज़ है या कुछ भी है, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, काइंड ऑफ अपने आप को हमारा एक एक्सटेंडेड आर्म मानो। क्या मानो, एक्सटेंडेड आर्म मानो। विंध्यास एंड सतपुरा याद है, रेंजेस सेंट्रल इंडिया से शुरू होती हैं। तो विंध्यन फॉरेस्ट किंगडम्स
इट हैड अ स्ट्रेटेजिक वैल्यू बिकॉज ये एक रास्ता देता था दक्षिण भारत तक जाने के लिए, एंड दिस एनेबल्ड हिम टू प्रोसीड टू द साउथ along the eastern coast, conquering 12 kings on the way and reach as far as Kanchipuram near present day चेन्नई. प्रयाग प्रशस्ति में मतलब ये आपको बता रहा है कि देखो ये जो सेकंड कैटेगरी वाला जो एस्पेक्ट है फ्रंटियर किंग का, ऐसे ऐसे करके रास्ते में जो भी मिलता था उनको हराते उनसे बोला जाता था यू शुड पे ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस एंड ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा विदाउट एनी फाइट. यहाँ पर इसकी पॉलिसी में आपको क्या दिख रहा है, जब ये भले ही सेकंड कैटेगरी फ्रंटियर किंग्स वाली के साथ ये डील करते करते चल रहा है, लेकिन जिन जिन रास्तों में ये ऐसा करते चल रहा है, तो आप देख रहे हो शुरुआत होती है यहाँ पर गंगा यमुना दोआब से, फिर सेंट्रल इंडिया विंध्यन फॉरेस्ट किंगडम से होते हुए दक्षिण भारत और कांचीपुरम तक. अब ये एक्सपेंशनिज्म और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी तो हुई ना, बताओ हुई ना. और अगर ये कांचीपुरम तक पहुंच गया है तो ये जो शुरू में राइटर हमें यहाँ पर कह रहा था कि गुप्तास ने अपना दबदबा उत्तर भारत से बनाना शुरू करा जहाँ पर कुषाण का रूल था, और वो वहाँ तक गए डेक्कन इंडिया में दक्षिण भारत में जहाँ पर सातवांश का आगमन था. तो अब पहुँच गए ना वहाँ पर कांचीपुरम तक, चेन्नई तक, तमिलनाडु तक. क्लियर हुआ ये वाली बात. प्रयाग प्रशस्ति एक और बात मेंशन करती है. इट मेंशंस द डिफीट ऑफ 12 साउथ इंडियन रूलर्स टुगेदर बाय समुद्रगुप्त. अब ये वाली बात प्रशस्ति में मेंशन्ड है, तो अब आप सोच लो कि ये कितनी सही है कितनी गलत है, एग्जैजरेटेड है क्या है. क्योंकि इस वाली बात को कौन मेंशन करवा रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है. क्या नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे, हरी से. तो प्रयाग प्रशस्ति mentions about the defeat of 12 South Indian rulers together by Samudragupta, including Vishnu Gop of Kanchi. जब ये दक्षिण भारत में पहल कर रहा था समुद्रगुप्त, वहां पर इसका जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था वीरासेन. तो इंस्टेड ऑफ एनेक्सिंग द सदर्न किंगडम्स, समुद्रगुप्त की बात हो रही है और वीरासेन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है मिलिट्री कमांडर था, लेकिन सब कुछ इंस्ट्रक्शन पे तो समुद्रगुप्त की चल रहा है. समुद्रगुप्त अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल कंसिलिएशन एंड रीस्टेटेड द डिफीटेड किंग्स ऑन देयर थ्रोन्स. क्यों? यूपी से बिहार रीजन के आसपास से गंगा यमुना दोआब से बैठकर यहाँ पर टेरिटरीज को कंट्रोल करना आसान नहीं है ना. तो जो लोकल रूलर्स हैं, जो राजा थे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना. लेकिन इन कैंपेन करने से, ये वाला कैंपेन करने से इसको फ़ायदा क्या हुआ, वहाँ पर गया, अच्छा भला जिसका रूल था उसको हराकर आ गया, उसके बाद बोलता दोबारा गद्दी पर बैठ जाओ, बस क्या देना पड़ेगा ज़िंदगी भर, ट्रिब्यूट, टैक्सेस और मेरे ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा. समझ रहे हो, बात वहीं की वहीं हो गई, फ्री के रिसोर्सेज आने लग गए. वही वाली पॉलिसी यहाँ के तुम बैठ जाना, मतलब तुम अपने रूलर रीजन को अच्छे से समझते हो, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, सारा उसको गद्दी पे बैठा दिया, लेकिन यूज कर रहे हैं उसको पपेट नवाब की तरह. और दो निकाल के यहाँ से रिसोर्सेज, और दो निकाल के रिसोर्सेज यहाँ से. और ब्रिटिशर्स जानते थे ना, वो याद है कभी भी पॉलिटिकल लफड़ों में नहीं पड़ते थे, वो ट्रेडर्स थे ना, वो ये जानते थे हम हिंदुस्तान के ये सब पॉलिटिकल ये चोचलेबाजी में हम जानते ही नहीं है इतना ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना. वो तो रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने से उनका ये दिमाग चलना शुरू हुआ था कि हटाओ अब करते हैं पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, बहुत हुआ इकोनॉमिक पावर बनना. तो इंस्टेड ऑफ एनेक्सिंग द सदर्न किंगडम्स ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल कंसिलिएशन एंड रीस्टेटेड द डिफीटेड किंग्स ऑन देयर थ्रोन. सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आराम से, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो छूट रही है यहाँ से.
आप समझ गए मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ पोस्ट मॉडर्न एम्पायर वाला ही उथल पुथल वाला चैप्टर होता है। यहाँ पर तो स्टोरी का फ्लो दोबारा मॉडर्न एम्पायर जैसा आ गया ना, बिल्कुल स्मूथ। ऐसा जनरली माना जाता है कि डैट दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, कि पहले आप उनको हरा दो, ट्रिब्यूट और टैक्सेस की उनसे डिमांड करो और ये बोलो कि मेरे ऑर्डर्स को मानना है, ओबे करना है। और लोकल रूलर जो थे वहां पर घुसे, उनको हराकर दोबारा उन्हीं को फिर किंग बना दिया। लेकिन अब वो किंग सबॉर्डिनेट किंग है। ये जो पॉलिसी थी, इट वॉज अडॉप्टेड सिंस ही न्यू द लिमिटेशंस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कीप देम अंडर कंट्रोल ऑफ सबसर्वियंस एंड सबसर्वियंस आफ्टर रिटर्निंग टू हिज कैपिटल इन द नॉर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आसान है क्या बिहार और यूपी से इनको देखना? ये वैसे भी छिन जाएंगे। उनसे क्या बोला गया? ट्रिब्यूट पहुंचाते रहना, वरना मेरी फोर्सेस तुम्हें हेलो बोलने आया करेंगी हर महीने। ये भी वैसे एक चालाकी वाला दिमाग है, नहीं? डरा खुद हुआ है, लेकिन डरा सामने वाले को दिया। ऐसा है तो राजाओं को मार के तुम खुद कर लेते कब्जा इस पे, है ना? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। अशोक की हम इतनी तारीफ करते हैं, अशोक भी तो करता था ये वाला काम, नहीं करता था? बताओ। चक्रवर्ती जब वो बना तो दक्षिण भारत के अंदर जैसे सिर्फ चोला चेरा पांड्या के एम्पायर को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ और नॉर्थ ईस्ट में ये मतलब ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट को हटाकर ये उड़ीसा तक आ जाओ, थोड़ा सा आगे बंगाल तक भी चले जाओ। लेकिन अशोक भी तो ये करता था। हाँ, वो था कि उसने अपने गवर्नर्स वगैरह इंस्टॉल करवा रखे थे, और क्या पता इन्होंने भी करवा रखे हो देखने के लिए, ताकि कल कोई बागी ना हो जाए। दोबारा फिर कौन इतना मोर्चा लेकर आएगा उत्तर भारत से, और फिर क्या पता ये रेडी हो हराने के लिए, है ना? बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है ना। ऐसे ही बिल्कुल ब्लैंक छोड़कर तो नहीं जा सकते ना कि हाँ हरा के बोल दिया कि ट्रिब्यूट पे करते रहना। ट्रिब्यूट कलेक्शन के लिए भी दक्षिण भारत के अंदर तो कुछ ना कुछ ऑफिसर्स और फोर्सेस को बैठाकर तो गया होगा ना ये। इनको इतनी अच्छी अच्छी सलाह देता कौन था वैसे? रूलर्स का दिमाग चलो ठीक है चलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी इतनी अच्छी अच्छी सलाह इतिहास में आपको आपको क्या लगता है कि कौन देता है इन लोगों को? इनकी जो दरबार की शान होते हैं वो लोग, इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमात्यास। इनका आई ऑफिसर। जैसे प्रधानमंत्री का दिमाग नहीं चल सकता ना इतना हर सिचुएशन में, तो सेक्रेटरी समझाते हैं, सर ऐसा कर लो, देख लो, सोच लो। G20 की प्रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि वो जानता था, जैसे मैं ये वाली बात आपको बता रहा हूँ कि वो इन सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल के अंदर नहीं रख पाएगा आफ्टर रिटर्निंग टू हिज कैपिटल इन द नॉर्थ। तो देयर फोर इट वॉज इनफ फॉर हिम कि ये जो स्टेट्स हैं वो उसकी सुजरेनिटी को, उसकी पावर को, उसकी छत्र छाया को, उसके क्राउन को, उसकी पैरामाउंट्सी को रिकॉग्नाइज करें एंड पे ट्रिब्यूट्स एंड प्रेजेंट्स। वो याद है प्रीवियस चैप्टर में वेस्ट इंडिया में शाक क्षत्रप, है ना? जो शाक क्षत्रप थे वेस्टर्न इंडिया में, और जो कुशान रूलर्स थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंड अफगानिस्तान, दे सीम टू हैव पेड हिम होमेज। ये अगेन याद रखना, हम ये यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी कौन सी पॉलिसी, इसकी दूसरी कैटेगरी के बारे में, ये फ्रंटियर किंग्स के बारे में। यानी कि ये देख रहे हो, इसने उनको भी जड़ से उखाड़ के फेंका नहीं, जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं, उनको रजिस्ट्रेट करवा दिया। लेकिन अब ये पुराने शासक तरफ रहे हैं या पुराने कुशान रूलर्स रहे हैं? ये नहीं ना, इनके सामने तो बहुत पावरलेस हैं। दो रूलर्स थे सिलोन के, और यहां पर सिलोन को क्या बोला गया है इस एम्पायर के कार्यकाल में? सिमहाल। सिमहाल। हाँ, तमरा पानी।
तमरालिप्ति भी, बहुत अलग अलग एरा में अलग अलग नाम। और जो ब्रिटिशर्स आए ना, जब तक श्रीलंका तो बहुत लेटेस्ट नाम है, तब तक सिलोन ही चलता रहता था। तो शाक क्षत्रप ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड कुशान रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड अफगानिस्तान, दे सीम टू हैव पेड हिम होमेज, वही ट्रिब्यूट्स वगैरह देना और उसका ऑर्डर मानना। जो रूलर था सिलोन का, उसने अपना एम्बेसडर भेजा था। अब जैसे बात समझ रहे हो ना, एम्बेसी भेजी थी, यानी कि रेगुलर एक्सचेंजेस मतलब भेजना, एम्बेसडर्स को भेजना। टू सिक्योर प्रिविलेजेस फॉर सिन्हालीज मंक्स एट बोध गया, कि हमारे यहाँ से कुछ मंक्स आए हैं, वो काफ़ी सालों के लिए रहेंगे मोनेस्ट्रीज में, कुछ लर्न करने आए हैं, सीखने आए हैं, क्या पता ज़िंदगी भर के लिए रहे, इनको प्लीज़ प्रोटेक्शन देते रहना। अब यानी कि श्रीलंका के सिम्हाल के, मैं सिम्हाल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस टर्म यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, सिम्हाल, ठीक है। सिम्हाल के जो राजा हैं, इसका मतलब वो भी बुद्धिज़्म के दीवाने होंगे, उसको फॉलो करते होंगे, तभी जाकर ये दरख्वास्त कर रहे हैं समुद्रगुप्त से, और प्रॉपर एम्बेसडर भेजा ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि उनको भी लगता होगा जैसे अशोक को लगता था, अगर हम बुद्धिस्ट मंक्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर ये जीना क्या, तो क्या जीना। और रूलर्स के दिमाग में, श्रीलंका के रूलर्स के दिमाग में, या फिर उनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रही होगी, बिल्कुल। और इंस्क्रिप्शन हमें ये भी बताती है दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम मैनी किंग्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़े बड़े इलाकों में अपना फैलाया। समुद्रगुप्त एक्सरसाइज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेनली ओवर इंडो गैंजेटिक बेसिन, यहीं पर, क्योंकि इनका पावर सेंटर भी था। अब बात आ गई ना, देखो श्रेया, अश्वमेध यज्ञ की। अपने कॉन्क्वेस्ट को सेलिब्रेट करता था बाय परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ। अब जब फार साउथ जाकर हरा रहा है रूलर्स को और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर करवा कर आ रहा है अपने सेनापति की मदद से। कौन है सेनापति? वीरसेन, है ना, वीरसेन। आपको लगता है उत्तर भारत में अब जब ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाएगा तो कोई इसके घोड़े को रोकेगा? है ना, ये प्रीवियस गलतियां नहीं करना चाहता। देखो पहले हरा कर आ गए इतनी दूर, अब बातें क्या फैला दी। मार्केटिंग करना कौन सी मुश्किल बात है रूलर के लिए, है ना। मार्केटिंग क्या कर दी, बाज़ारों में, सड़कों पर, गली मोहल्लों में, घर घर में बात फैला दी कि ये तो दक्षिण भारत तक होकर आए, पहल कर आए हैं। वहाँ के रूलर्स को मजबूर कर लिया। जब ये रास्ते से होकर गुजर रहे थे, 12 जो सम्राट थे उनको एक साथ हराया इन्होंने। ऐसी ऐसी बातें। अब आसपास के रूलर्स की हिम्मत होगी कि इसके सामने खड़े हो, भाई इनका घोड़ा रोक लिया जाए। उनको लगेगा भाई कहाँ जाकर रूलर्स को मजबूर करवा कर आया है, और फिर ऊपर से हरिसेन, है ना, बड़ा चढ़ाकर बताएगा कि हाँ समुद्र से एक राक्षस नहीं प्रकट हुई थी, हनुमान जी की तरह मारा इन्होंने। रास्ते में डायनासोर मिले थे, उनको अकेले पटका इन्होंने। स्मार्ट थे, हाँ सही बात है। जो सोचना है तो सोचा करो और मुझे भी बताया करो, क्योंकि क्वेश्चन अब किसी भी लें तो उसके आ सकते हैं। भाई यूपीएससी, रेलवे, शादियाँ, पवित्र बंधन रह गए कि नहीं रह गए, सब सब चीज़ों के ऊपर पूछ रहा है भाई वो। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा तूने दिया था क्या? कह रहा मेरा मन कर रहा था लिखने का कि साले हराम खोरो, तुम्हारी यूपीएससी के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो पा रही, मैं क्यों दूँ इसका आंसर मैं। तो he celebrated his conquest by performing Ashwamedh horse sacrifice and by issuing Ashwamedh coins, portraying the scene of sacrifice, marking the occasion. ठीक है, he was called as अनु कंपावन, full of compassion. ठीक है,
इसने क्योंकि जो बुद्धिस्ट किंग था सिलोन का, अब समझ गए, राजा ही बुद्धिस्ट था, इसलिए उसने ये एम्बेसडर भेजा था इसके यहाँ कि सिनालीस मंक्स को प्रोटेक्ट कर लेना, बोध गया के अंदर पढ़ने आए हैं और मोनेस्ट्री के अंदर ज्ञान प्राप्त करने आए या फिर मेडिटेशन करने आए, जो भी चीज़ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, बुद्धा ने जो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, बुद्धा ने जो एनलाइटनमेंट की जो प्राप्ति करी, वो बोधि ट्री कहां पर है? है ना? अब देखो, ठोकरा, नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, लग रहा है आवाज से ऐसा। ये इन रिचुअल्स के लिए आते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म वाले चैप्टर में मैंने दिखाया था ना श्रेया, वो इस यहाँ पर एक गद्दी बना दी जाती है, पेड़ के पास ये पूजा होती है ना? बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पर, पूजा नहीं कहना चाहिए, मतलब उसको, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं इनके या जो भी होता है, मतलब ये उसको बैठ के, मतलब ये प्रेयर्स करते हैं यहाँ पर, चैंटिंग करते हैं, इसलिए दूर दराज से मंक्स आते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ही वॉज कॉल्ड अनुकंपवन, फुल ऑफ कंपैशन, एज ही ग्रांटेड परमिशन टू द बुद्धिस्ट किंग ऑफ सिलोन ऑफ सिमाल, मेक वर्मन, कि तुम मोनेस्ट्री और रेस्ट हाउस पिलग्रिम्स के लिए जो कि सिलोन से आए हैं बोध गया में बिल्ड कर लेना। उसने परमिशन मांगी थी। हुआ ये था, मैं आपको बताता हूँ, कि जब इसने एम्बेसडर भेजा ना यहाँ पर, राजा खुद नहीं आया था, वैसे एम्बेसडर आया था, ठीक है। इसने जब भेजा ना एम्बेसडर यहाँ पर, आपने ऊपर देखा ना, ये रहा, कौन गया, हाँ, रूलर ऑफ सिलोन सेंड एन एम्बेसी टू सिक्योर प्रिविलेजेस। तो उसने बोला कि हमें मोनेस्ट्री वगैरह यहाँ पर बनवानी है और रेस्ट हाउस बिल्ड करवाना है पिलग्रिम्स के लिए, जो कि हमारी कंट्री से निकल रहे हैं और बोध गया के अंदर रहेंगे वो, जितने भी टाइम के लिए उनको रहना है। इसने ऑफर दिया था वैसे श्रेया कि मैं बनवा देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, समझ रहे हो? अब यहाँ पर आके G20 की समिट में जो भी ये प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए, तो यहाँ पर आके अगर ये लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह अगर हमें कहें कि हमें ये खाने पीने का मन कर रहा है, वो खाने पीने का मन कर रहा है, तो मोदी भाई साहब ये कहेंगे अपने पैसों से ले लो। वो ये कहेंगे ना, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कराता हूँ, आप बताओ आपको क्या खाना है, यही तो होगा ना, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या घूमना है। या फिर भारत की ये जो भी सरकार है हमारी, वो ये कहेगी अपने अपने पैसों से तुम लोग आओ यहाँ पर, एक तो वैसी बर्डन डालने आ गए हो, जो करना खुद करो, नहीं ना? क्योंकि समझ रहे हो ना, थोड़ा सा प्रेस्टीज वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो इसने कहा था ये कि मैं बनवा कर दे देता हूँ। तो मेघवर्मन ने ये बोला था श्रेयस से, समुद्रगुप्त से, कि हम अपने हिसाब से थोड़ा सा बनवाना चाहते हैं, तो आप परमिशन दे दो, बस एक लैंड दे दो। इसने कहा कोई बात नहीं, बनवा लो आप, हम आपको ज़मीन दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब उनको जैसा भी लगता हो कि मतलब वो उसकी फ्लोरिंग ऐसे करवाना चाहते होंगे, या फिर ऐसी नक्काशी होनी चाहिए, अंदर छोटा सा कोई स्तूप होना चाहिए, या कुछ रेलिक्स हैं होने चाहिए, जैसा भी उनको ठीक लगा हो, जो भी ठीक लगा हो, है ना? द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस मोनेस्ट्री वॉज डिस्क्राइब इन द 7th सेंचुरी वर्क्स ऑफ ह्यून सेंग, जिसको हम लोग शुएनजेंग भी कहते हैं, याद है? चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवलर, बुद्धिस्ट ट्रैवलर।
अरे यार मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, बोधि ट्री मोनेस्ट्री। वही मैं कहूँ मेरे क्यों नहीं रही। बोधि ट्री मोनेस्ट्री क्या होता है? गूगल भी कह रहा होगा श्रेया पागल है। ये है वो। ठीक है। और चाइनीज़ ट्रैवलर फाशियन ह्यूनसेंग ने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी सेवन सेंचुरी वर्क्स में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में जब वो आया था। आगे चलकर अभी देखने को मिलेगा आपको। समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन्स बोथ एज मस्कुलर वॉरियर, कि सैकड़ों युद्ध के मैदान में इसने विजय ही हासिल करी है सिर्फ, एज वेल एज अ पोएट, अ म्यूजिशियन एंड अ पैटर्न ऑफ लर्निंग। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज, द किंग अमंग्स पोएट। ये म्यूजिक का काफ़ी दीवाना था और ये चीज़ इसके सिक्कों में भी देखने को मिलती है, जिसमें इसको दिखाया गया है दैट ही इज प्लेइंग वीणा लायरे ऑन द ओकेशन, सम इम्पोर्टेंट ओकेशन। वीणा जानते हो ना? ये ठीक है। और अगर मैं आपको देखूँ समुद्र प्लेइंग वीणा, ये legends on his coins include epithets such as Parakrama, brave, Aparitra, invincible, Vyagra, Parakram, bravest rider, tiger, Ashwamedh, Parakrama, पावरफुल इनफ टू परफॉर्म द अश्वमेध। मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है ना, नॉर्मल बंदा कर लेगा अश्वमेध या परफॉर्म कि मैं घोड़ा भेज रहा हूँ, रुक के देखो ऐसे। और जब वो कहेंगे हाँ भाई रोक लिए लड़ना है, पता चला वो गायब हो गया। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है ना श्रेया, एक बार बताओ मजाक है क्या अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करना? या तो फिर आप ऐसे ही घोड़ा छोड़ दो और जिसने पकड़ लिया आप बोलो मैंने थोड़ी ना भेजा था, सॉरी। दो हिंदू बाय प्रैक्टिस, he extended his patronage to other religions, and one of his minister was a great Buddhist philosopher, Vasubandhu. समुद्रगुप्त is remembered for his patronage of art and literature. एक बात जरा सुनना ध्यान से, इस वाली चीज को, इतने पैराग्राफ को श्रेया ध्यान से, सिर्फ इतने पैराग्राफ को टकराएं, यहां तक देख लो बस, ये 3 पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स को। ठीक है, फिर से पढ़ा रहा हूं एक बार के लिए देखो। अपने सिक्कों पे ही इज डिपिक्टेड एज मस्कुलर वॉरियर, ये छोड़ो, ये कवि था, म्यूजिशियन था, एंड ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट, एंड इसने टाइटल अडॉप्ट करा था कविराज, किंग अमंग पोएट्स। मतलब जो कवि जो क्या पोएम लिखेंगे, जो कि ये लिखता था, जो ये कंपोज करता था, वो क्या गाएंगे जो ये गाता था। ये म्यूजिक का दीवाना था और अपने सिक्कों पे भी ये दिखता है वीणा बजाते हुए। अपने कॉइन्स में ब्रेव, इनविंसिबल, ब्रेव है टाइगर, अश्वमेध, चलो ये छोड़ो, ये करा गया, और दूसरे रिलीजन्स को प्रमोट करता था। चलो ठीक है, इतनी बात देख लीजिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल, ये पैटर्न ऑफ लर्निंग और ये सब कुछ। अब यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, 2016 का, और मुझे बताना ये समुद्रगुप्त का क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता। सेम क्वेश्चन देखो श्रेया, बिल्कुल सेम, जो मतलब जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना, क्वेश्चन सेम नहीं, मतलब ये जो पैटर्न ऑफ लर्निंग वगैरह जितनी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अब बस इसको कृष्णदेव राय के साथ कनेक्ट करो। कृष्णदेव राय, द किंग ऑफ विजयनगर,
was not only an accomplished scholar himself but was also a great patron of learning and literature. क्या मुश्किल बात है यूपीएससी के लिए कल को बस ये सेम क्वेश्चन देते, बस ये नाम रिप्लेस कर दें और बस ये थोड़ा सा स्कॉलर वगैरह को हटाकर या यानी कि कुछ यहाँ पर और कुछ देते, वॉज नॉट ओनली अकम्प्लिश वॉरियर बट ग्रेट पेटर ऑफ लर्निंग लिटरेचर. है ना, ऐसे लिंक बनाना है हमें. ओके समझ में आया. अब ये एक क्वेश्चन देखो, अभी आपने फाशियन के बारे में, ह्यूनसेंग के बारे में सुना ना कि उसने बड़ी तारीफ करी मोनेस्ट्री की इसकी. तो ये तो एक चाइनीज ट्रैवलर आप देख रहे हो. अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, assess the importance of the accounts of Chinese and Arab travelers in the reconstruction of history of India. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि समुद्रगुप्त के रूल के बारे में, उसके उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, जब ये फाशियन यहाँ पर आया होगा तो इतना तो उसका पता लगा होगा ना कि मेघवर्मन श्रीलंका के राजा ने इससे परमिशन मांगी थी, इसने मोनेस्ट्री बनवा कर दी है. तो ये ह्यूनसेंग जहाँ जाकर रुका होगा, वैसे चाइनीज ट्रैवलर था, इसने बोध गया गया था और जब ये मोनेस्ट्री में गया होगा तो उसको पता लगा होगा ना कि यार ये तो यार इसने लैंड बनवाने की, लैंड देने की जो परमिशन की बात करी तो मेघवर्मन ने मोनेस्ट्री बनवाई और इस मोनेस्ट्री की ग्रैंडियर स्ट्रक्चर के बारे में इसने बात करी. तो ये तारीफ करके जाएगा कि नहीं करके जाएगा समुद्रगुप्त के कंपैशनेट नेचर की, है ना. तो एक चाइनीज ट्रैवलर के बारे में हम ये लिख सकते हैं ना कि कैसे उसका वर्क हमारी हेल्प कर रहा है इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडिया, है ना. अब इसका एक ही मिनिस्टर था, मतलब मैं एक डेप्थ पॉइंट को करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ, मतलब मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करो. वन ऑफ हिज मिनिस्टर वॉज ग्रेट बुद्धिस्ट फिलोसफर वासुबंधु. अगर ये बुद्धिस्ट फिलोसफर था तो ये अच्छी बातें बोलेगा ना बुद्धिज़्म के बारे में. बुद्धिज़्म के में वैसे भी कुछ गलत बातें तो होती नहीं है, लेकिन अच्छी बातें बोलेगा ना. तो समुद्रगुप्त की ओरिएंटेशन बुद्धिज़्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट रहेगी कि नहीं रहेगी, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि इसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को परमिशन दी थी कि अपने हिसाब से मोनेस्ट्री बनवा लो और इसने एम्बेसी भी फिर एक्सेप्ट करी थी उसके कि हाँ मतलब अगर आप ये कह रहे हो तो हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको और आपकी बात को मैं मानूंगा. जो सिनालीस मंक्स के लिए प्रोटेक्शन मांगी थी इन्होंने, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा. होगा. अब देखो एक ही क्वेश्चन देखो 2020 का. इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन, it played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. अब इंडियन फिलोसफी का पार्ट नहीं है वैसे, मतलब ये बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर से फिलोसफी. लेकिन अगर आप सिर्फ ये इंडियन फिलोसफी के कंटेक्स्ट में बुद्धिज़्म को जोड़ दो और अगर ये कनेक्ट करने की कोशिश करो वासुबंधु के पॉइंट को कि कैसे एक फिलोसफर अपनी फिलोसफी को किसी कोर्ट में एक राजा के सामने अगर लेकर पेश करता है तो डेली उसकी प्रेजेंस की वजह से, उस पर्सन की प्रेजेंस की वजह से उसकी फिलॉसफी, उसके जो भी उसके अंदर जो भी ज्ञान होगा वो राजा को देगा. कैसे मॉन्यूमेंट्स कैसे शेप होते हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो पता नहीं अभी के लिए, लेकिन आर्ट कैसे वो होगी, चलो ठीक है, सॉरी आर्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं. आर्ट तो नहीं पता लेकिन मॉन्यूमेंट्स कैसे. इसने समुद्रगुप्त के कानों में बीइंग अ बुद्धिस्ट फिलोसफर अच्छी अच्छी बातें डाली, तो ये मॉन्यूमेंट बनकर आया कि नहीं बनकर आया. मोनेस्ट्री बोध गया, बताओ बनकर आया कि नहीं आया. अगर ये चिढ़ता होता तो रूलर्स तो हमने ऐसे भी देखे हैं श्रेया पास में, जिन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स को काट के रख दिया, तलवारों से मार डाला. उनका तो नहीं था अच्छा एटीट्यूड टुवर्ड्स बुद्धिस्ट मंक्स, इसका था ना. और बुद्धिस्ट फिलोसफर इसका एक मिनिस्टर भी था वासुबंधु.
हम ये कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को मॉन्यूमेंट के साथ। यदि छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे पहले मान लो कि आप ये पेपर के अंदर बैठ गए, अब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा कि यार फिलोसफी तो पढ़ी नहीं, यार ट्रेडिशन तो पढ़ी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करके बना दो अपना आंसर, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ आप कहाँ कनेक्ट कर रहे हो। रेडीमेड आंसर्स तो देखो किसी चीज़ के, आप देखो 12th के बाद तो वैसे भी किसी एग्जाम में कभी रेडीमेड आंसर होते ही नहीं है। ये तो आप लोगों ने कॉलेज में भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा लाइफ में। इसलिए रट्टू तोते लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। जो स्कूल में जो मैडम के जो चमचे बने रहते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी पोल तो खुलती है बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पर, और उसके बाद फिर वो जीवन में कभी कुछ इसलिए नहीं कर पाते हैं वो ऐसे टॉपर्स, क्योंकि वो रट्टा मार मार के पास हुए होते हैं। और फिर जब उनको पता लगता है यार बाकी जो किताबें हैं ज़िंदगी में, अब उनसे कितना भी रट्टा मार लो एग्ज़ाम तो कुछ और ही पूछता है, तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा। अब अपना दिमाग लगाना तो कभी सीखा ही नहीं हमने, क्योंकि हम तो रट्टा मारते थे। तो वो जीवन में फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और फिर वो अपने आप से अपसेट हो जाते हैं कि हम एक परसेंटेज होल्डर थे, अब हमारे पास होने के लाले लगे हुए हैं कॉलेज में, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, क्योंकि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करना सीखा ना कभी उन्होंने, इसलिए चीज़ों को समझा ही नहीं। जो चीज़ मिली रट्टा, हम उससे पहले लर्न कर कर आएंगे, हम उससे ज़्यादा लर्न कर कर आएंगे, हम टीचर के चमचे बनेंगे। ये भी एटीट्यूड एक बहुत मैटर करता है। अगर आप कभी इस बात को सोच के देखना, ये एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है आपकी लर्निंग में, आपकी साइकोलॉजी में, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम, आप रेलवे का दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप रट्टा नहीं मार सकते। चीज़ों का काम ही नहीं आएंगी, मार लो रट्टा जितना मर्जी, कोई फिक्स किताबें थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपने चीज़ों को कनेक्शन अगर करा, अब हम अपनी यूपीएससी की जर्नी को कितना आसान बना सकते थे। सिर्फ एनसीईआरटी करी 6 से 12 तक, करंट अफेयर करे, यही तो सब लोग करवाते हैं, खत्म हो गई यूपीएससी की क्लासेस, बस 4 महीने का कोर्स खत्म करो, फाउंडेशन कोर्स, पेपर। लेकिन अगर इतना सिंपल होता तो लोग पागल हैं कि एनसीईआरटी करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त 2 के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।